मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? स्लोली एंड ग्रेजुअली हम 8275 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अर्निंग्स का सीजन क्योंकि अभी बरकरार है, डिफ्लेक्शन स्टॉक्स पर साफ तौर पर देखना है। अभी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? खरीदारी करनी चाहिए मार्केट्स में अच्छे स्टॉक्स पर? मॉर्निंग दीपाली जी, आई थिंक क्लियरली अर्निंग्स की हम बात करें तो आई थिंक जो सेंसेक्स का अर्निंग्स है एक्सपेक्टिंग डी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। तो आई थिंक मार्केट्स ने, जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, काफी हद तक फैक्टर इन कर लिया कि Q2 Q3 अर्निंग्स, इनफैक्ट दिस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स काफी सॉफ्ट रह सकते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। कुछ कंपनियों के लिए आई थिंक बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट हैव गॉन डाउन, लाइक FMCG, क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स के रिलेटेड जो स्टॉक्स है, एयरलाइन स्टॉक्स है, दे माइट सी ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन, बट जनरली आई थिंक अर्निंग्स विल बी वीक। तो मेरे हिसाब से आई थिंक another 100-200 points on Nifty in terms of the risk on rally that we are seeing is not ruled out, but structurally I think earnings improve करने के लिए at least Q4 of FY16 या first half of FY17 is what we perceive। तो मुझे लगता है I think market should probably face tough resistance at 84 and 800 unless there is an event like the BR election which has very positive outcome for the markets। राइट, लेकिन जैसे आपने बात की एविएशन स्टॉक्स कहीं ना कहीं फोकस में। इंडिगो का आईपीओ 27 अक्टूबर को खुलेगा और 29 अक्टूबर को बंद होगा। शेयर का प्राइस बैंड 700 से 765 रुपए के बीच रखा गया। आईपीओ के जरिए कंपनी की 3200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इंडिगो के प्रेसिडेंट आदित्य घोष के मुताबिक जुटाई गई रकम में से 1100 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी कर्ज भुगतान में करेगी। इसी सिलसिले में बात की जी बिजनेस संवाददाता कुमार कार्तिकेय ने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है इंडिगो के प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर मिस्टर आदित्य घोष, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह का प्रपोजल और फंड का यूटिलाइजेशन कैसे होगा इसमें? देखिए, आज की तारीख में करीब हमारा 1200 करोड़ के आसपास हमारा प्राइमरी इशू होगा और उसमें से करीब 1100 करोड़ जो है वो हमारा जो डेट है वो करीब 3912 करोड़ का है और वो सिर्फ एयरक्राफ्ट रिलेटेड डेट है। हमारा कभी आज तक कभी वर्किंग कैपिटल लोन नहीं रहा है या नॉन एयरक्राफ्ट डेट नहीं रहा है। आज भी हमारे 97 जहाज हैं, 97 जहाज में से 22 जहाज जो हैं वो फाइनेंस लीज पे हैं, डेट फाइनेंस पे, तो उसका जो 1/3 है करीब वो इससे कम हो जाए। किस तरीके से रेगुलेटरी इसमें इंटरफेरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्राइसिंग पे? देखिए, मेरे हिसाब से प्राइसिंग जो है दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉस्ट और मेरे हिसाब से जितने भी रेगुलेटर्स हैं, एयरपोर्ट है, एरा है, मिनिस्ट्री है या एयरलाइंस है, उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो कॉस्ट जा रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो जा रहे हैं, वो किस तरीके से कम हो। गवर्नमेंट या रेगुलेटर का किस तरह का इंटरफेरेंस होना चाहिए प्राइसिंग में या किसी भी तरीके से जब बार बार आता है? मार्केट डायनामिक्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो शेयर होल्डर हमारे साथ आएंगे उनका भी जो फोकस होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी होगा। और जैसे हम नाइदर वो फ्लैश सेल करते हैं, नाइदर आपको इंडिगो का कुछ 30,000 रुपये का फेयर मिलेगा। जो अफोर्डेबल फेयर है जिसकी वजह से लोग हमारे पास वापस आते हैं, उसी वजह से हमारा 1300 करोड़ का प्रॉफिट है इस बार और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी 1-2 साल की नहीं 7 साल तक है, वो आगे भी चलता है। तो मिस्टर आदित्य घोष को आपने सुना, प्रेसिडेंट है इंडिगो के, लेकिन मेरे सहयोगी सुमित भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सुमित, इंडिगो आईपीओ मतलब टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और अब काफी सारे सवाल हैं जो इस आईपीओ से पहले खड़े किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? शुक्रिया दीपाली। 2 वजह हैं। पहली वजह तो जो कंपनी ने अपने आईपीओ का साइज है वो घटाया है, करीब 3200 करोड़ से घटा के उसे 3000 करोड़ रुपए कर दिया है। उनका ये कहना है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से जो स्टेक है वो कम ऑफलोड हो रहा है और यही एक वजह है जिसकी वजह से प्राइस को घटाया गया, यानी कि जो रकम है उससे घटाई गई है, 200 करोड़ रुपए घटाई गई है और अब करीब 2.3 करोड़ शेयर जो है वो बेचे जाएंगे, जो कि पहले 2.6 करोड़ बेचने की बात हो रही थी। ये एक पहली वजह है, इसकी वजह से कुछ प्रेशर है। और दूसरा, एक एनालिस्ट कम्युनिटी या पूरी लॉबी ने सवाल उठा दिया है कि कंपनी पिछले 5 साल से प्रॉफिट में है और प्रॉफिट की वजह से कंपनी ने जो डिविडेंड पे ऑफ्स किया प्रमोटर्स को वो काफी बड़ा है, करीब 3494 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रमोटर्स को डिविडेंड पे ऑफ किया है। इसमें बाकी जो इसके एक्रूवल्स हैं उनको भी मिला दे तो करीब 4100 करोड़ रुपए के आसपास ये डिविडेंड बैठता है, जबकि कंपनी को प्रॉफिट ही करीब 3441 करोड़ रुपए हुआ, यानी कि 3400 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 3900 करोड़ या फिर 4100 करोड़ रुपए का डिविडेंड पे ऑफ कंपनी ने किया है पिछले 5 सालों के दौरान। दूसरा सवाल जो एनालिस्ट लॉबी ने उठाया वो ये उठाया कि अगर कंपनी पर इतना कैश था तो कंपनी ने कैश रिजर्व क्यों नहीं मेंटेन किए और 3900 करोड़, जैसे कि अभी घोष साहब भी कह रहे थे कि 3900 करोड़ रुपए का डेट है, उसके पेमेंट के लिए कंपनी ने इसका रकम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये 2 ऐसे सवाल है जो कि एनालिस्ट लॉबी ने उठाया है और अगर ऐसा होता है तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है या फिर जो कंपनी की वर्किंग स्टाइल है उसको लेकर जरूर एक सवाल निशान उठाया जा सकता है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखिए तो कंपनी प्रॉफिट में है,
है, लेकिन नेटवर्थ के लिहाज से देखें तो कंपनी 139 करोड़ रुपए की नेटवर्थ निगेटिव साइड पर है, जो कि 400 करोड़ रुपए की पॉजिटिव नेटवर्थ से 139 करोड़ रुपए की नेगेटिव नेटवर्थ में आई है। तो ये एक और ऐसा फैक्टर है जो कि इस चीज को यहाँ पर सपोर्ट करता है कि नेटवर्थ वाइज कंपनी नेगेटिव है, डेट कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है, कैश रिजर्व है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने एक बड़ा डिविडेंड पे ऑफ किया है प्रमोटर्स को। तो ये अपने आप कहीं ना कहीं एक कंसर्न होगा आईपीओ के लिए गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, तो इंडिगो से जुड़ी हुई बारीकियां समझाई सुमित ने और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने हाईलाइट किए। बात करेंगे हम इंडिगो पर और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस पर भी, लेकिन वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का। अब शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट ट्रेड की, पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, तमाम सहयोगी मौजूद हैं, 3 जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश गोरखसाकर हैं, मयूरेश जोशी हैं और जय ठक्कर हैं। और मार्केट ओपनिंग से पहले सभी सहयोगी मौजूद हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए कि किन स्टॉक्स पर आज आपको फोकस करना है। लेकिन एक बार एसजेएक्स 50 को देख लेते हैं क्योंकि इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होने वाली है। इनफैक्ट शुरुआत हो चुकी है। निफ्टी 5 अंक नीचे बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटिव एक्शन में जो शुरुआत हुई है, सेंसेक्स में 28 अंक की कमजोरी देखी जा रही है। टाटा स्टील मेटल्स में हमने कल भी प्रेशर देखा था, आज भी शुरुआत सॉफ्टनेस के साथ हो सकती है, रिफ्लेक्शन मिल रहा है इंडिकेटिव एक्शन में। बीएचएल दबाव में है, बीपीसीएल 5 रुपए नीचे 906 के लेवल्स पर ट्रेड करा है। गेल फ्लैट लेकिन बायस पॉजिटिव है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1281 के लेवल्स पर ट्रेड करा है, बिल्कुल फ्लैट इस वक्त। एलएनटी 1590, कल हमने एलएनटी में प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन अभी एलएनटी में कुछ खरीदारी दिख रही है। भारतीय एयरटेल दबाव में है। मारुति सुजुकी कंसिस्टेंट लीडर रहा है और अभी भी इंडिकेटिव एक्शन में स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट इंडस्ट्रीज कल के 6% के मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है इंडिकेटिव एक्शन में। केयर इंडिया फ्लैट लेकिन बायस नेगेटिव, 2 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स 341 के लेवल पर है, 37 रुपए कमजोरी देखी जा रही है। एचडीएफसी बैंक 7.5 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो बिल्कुल फ्लैट 2461 के लेवल पर, लेकिन पूरे टू व्हीलर पैक पर नजर आएगी। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे में आने हैं। सिप्ला 1.5 रुपए ऊपर 690 के स्तर पर। इस बीच मार्केट की ओपनिंग रुपए की ओपनिंग हो चुकी है और 6480 के मुकाबले जो रुपया है वो 6495 पर खुला है, यानी 15 पैसे की शुरुआती कमजोरी के साथ भारतीय रुपए की शुरुआत हुई है। कमजोर ओपनिंग हुई है लेकिन एक रेंज में है बीपीएस काफी समय से, और अब 6495 पर रुपए की ओपनिंग हुई है 6480 के गेंस। तो कमजोर ओपनिंग, करीब करीब 15 पैसे की वीकनेस के साथ रुपया खुला है। लेकिन इंडिकेटिव एक्शन को फिर से देखें तो 690 पर सिप्ला ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प पर नतीजे आने, नतीजों से पहले फ्लैट लेकिन बायस पॉजिटिव 3 रुपए ऊपर 2587 के लेवल्स पर कामकाज करे। एचयूएल में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, 0.5% नीचे 790 के लेवल्स पर ट्रेड करे। टाटा पार करीब 0.1% ऊपर 70 के लेवल्स पर। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 20 पैसे की कमजोरी के साथ 175 के लेवल्स पर। एशियन पेंट्स 2 रुपए ऊपर है 881 के लेवल्स पर। इसके अलावा ग्रासिम 3591 के लेवल पर 12 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सीमेंट टू व्हीलर पैक पर नजर रहेगी आज अर्निंग के पर्सपेक्टिव से। लेकिन चलिए मेरे तमाम सहयोगी अब मौजूद हैं तैयारी करवाने के लिए आपकी कि एग्जैक्टली मार्केट ओपनिंग से पहले किन स्टॉक्स पर आपको बेट करना है, किन को चेस करना है। लेकिन सबसे पहले रजत से जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा चुना है इन्होंने। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक स्टॉक है जो फोकस में है, वो टायर कंपनी है जेके टायर। इनफैक्ट यही आज का स्टॉक ऑफ द डे चुना गया है। टायर सेगमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया पिछले क्वार्टर में, लेकिन जेके टायर ऊपरी स्तरों पर स्लाइड हुआ। नतीजे इतने डिसअपॉइंटिंग नहीं थे, नतीजे ठीक थे कंपनी के। और अब देखें तो जिन स्तरों पर खड़ा है वहां पर वैल्यूएशन काफी स्ट्रांग है। अपने अगर पीएस के मुकाबले आप कंपेयर करें तो जेके टायर की वैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग है। कैश फ्लो नेट पॉजिटिव है, यानी कहीं ना कहीं इनफैक्ट यहां पर बहुत बड़ी खबर भी है कि सुरामा इंडस्ट्रीज का हरिद्वार यूनिट जो है वो कंपनी अधिग्रहण करेगी 2200 करोड़ रुपए में। आने वाले समय के लिए उससे कैपेसिटी बिल्डअप होगी, 27% की कैपेसिटी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तकनीकी तौर पर पिछले 2 दिनों में यहां पर वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। निचले स्तरों से एक अच्छा पुल बैक दिया है, पुल बैक नहीं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि रेंज में फंसा हुआ था पिछले कुछ महीनों से, उस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। इंपॉर्टेंट ये है कि 9800 का इंपॉर्टेंट एक बेस बना चुका है और इनफैक्ट ये मंथली बेस है। कई महीनों से 2-3 महीने से यहां पर 98 के 100 और 100 के लेवल्स जो है वो नीचे ब्रीच नहीं कर रहा है, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल अगर यहां से पुल बैक आया तो काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी वेंचर करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां से आय बढ़ती हुई नजर आएगी। और आने वाले समय के लिए जैसे रबर प्राइसेस बीती तिमाही में भी सॉफ्ट बने हुए थे, उसका फायदा टायर कंपनी उठाएंगी, तो कहीं ना कहीं मार्जिन पिक्चर बॉटम लाइन मजबूत होती हुई नजर आएगी। अब अगर कैपेसिटी बिल्डअप होती है, टू व्हीलर सेगमेंट से बेहतर आय एक्सपेक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं जेके टायर पे पॉजिटिव फ्रंट पे ट्रेडर्स जो वो अप्रोच रखेंगे और कुछ ऐसी कंपनियों को चेस किया जा रहा है इस बाजार पे जहां पर वैल्यूएशंस ठीक हो, अर्निंग्स विजिबिलिटी स्ट्रांग हो और जहां पर कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है। इन सभी पैरामीटर्स पे जेके टायर
एक फेवरेबल काउंटर निकल के आ सकता है और आज के लिए यहां पर आप पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं। अच्छी तेजी बनी है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो क्लियर कट 118 तक के लेवल्स तक पहुंच जाएगा आज के सत्र में। जी, तो जेके टायर आज का स्टॉक ऑफ डे है, कल 106 रुपए पर क्लोज हुआ लेकिन नजर रहेगी और इंडिकेटिव एक्शन में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 107 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 1% के सर्ज के साथ। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, ये समझ लेते हैं। साक्षी, सुमित, अंचल सभी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत करते हैं अर्निंग से, यानी ऐसे कंपनीज जिनके नतीजे आने हैं। एसीसी और हीरो मोटोकॉर्प, अंचल मौजूद हैं, दोनों ही कंपनीज की बारीकियां लेकर। अंचल, पहले एसीसी बताइए, Q3 नंबर्स आएंगे और अनुमान बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अदर इनकम और लोअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से मुनाफा ड्रैग हो सकता है, वॉल्यूम और रियलाइजेशन की वजह से रेवेन्यू पर भी इंपैक्ट आ सकता है। एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्शंस हैं? दिवाली काफी खराब प्रोजेक्शन है। अगर एसीसी की बात करें, पहले तो कंपनी की आय की बात करें, नेट बिक्री कंपनी की ½ फ्लैटिश टू नेगेटिव रह सकती है और कंपनी का जो आंकड़ा है 2730 करोड़ के आसपास रह सकता है। वहीं अगर एबिटा फ्रंट पे भी बात करें तो 20% की स्लाइड का अनुमान किया जा रहा है कि 20% कंपनी का एबिटा गिरता हुआ दिखेगा और ये आंकड़ा 245 करोड़ के आसपास रह सकता है। 2-3 मुख्य कारण है। पहले तो वॉल्यूम्स काफी क्रिटिकल रहते हैं सीमेंट कंपनियों के लिए। कंपनी की जो सीमेंट वॉल्यूम्स है वहां पे 2% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है और 5% के आसपास रह सकती है कंपनी की सीमेंट वॉल्यूम्स। इसी वॉल्यूम में गिरावट की वजह से कंपनी की ओवरऑल बिक्री पे भी प्रेशर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर रियलाइजेशन की अगर आप बात करें तो रियलाइजेशन में भी करीब 2% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है और कंपनी की जो रियलाइजेशन है करीब 4490 रुपए प्रति टन रह सकती है। ये कारण है जिसकी वजह से ओवरऑल एबिटा मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करें तो 11.2% से गिरकर 8.9% रहने का अनुमान लगाया जाए, तो यानी 2.5% से ज्यादा की गिरावट एबिटा मार्जिन पे देखी जा सकेगी। वहीं मुनाफे फ्रंट की बात करें तो वहां पे भी 41% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। 113 करोड़ कंपनी का मुनाफा रह सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी की इस बारी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि टैक्स पे आउट इस बारी कंपनियों का बढ़ रहा है और कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं वो हेवी टैक्स बर्डन आता हुआ दिखेगा। साथ ही जो इनका एग्जिस्टिंग डेट है उसको लेकर जो फाइनेंस पे आउट है, जो वो इंटरेस्ट भुगतान करती है, वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा और अन्य आय का जो सेगमेंट है वहां पे भी गिरावट रह सकती है। तो इन सभी कारणों के चलते कंपनी का मुनाफे पे भी दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा। ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एसीसी पोस्ट करता हुआ दिखेगा। वीक सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे एसीसी के। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, वहां कुछ उम्मीदें हैं? हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी बॉटम लाइन और टॉप लाइन डेंट होते हुए दिखेगी, लेकिन एबिटा मार्जिन फ्रंट पे अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकती है। अगर आय की बात करें तो बिक्री 3% तक गिर सकती है। वहीं मुनाफे की बात करें तो वहां पे 5.5 से 6% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण है वॉल्यूम्स, जो कंपनी की ओवरऑल सेल्स है वो गिरी है और स्पेशली रूरल सेगमेंट से जो इनकी सेल्स है वहां पे प्रेशर आ रहा है, जो ओवरऑल बिक्री पे प्रेशर डाल रहा है। लेकिन आप एबिटा और एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा में करीब 5% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा मार्जिन 13.5% से बढ़कर 14.7% रहने का अनुमान है। उसके दो प्रमुख कारण है। पहले तो कंपनी ने जो उसकी एग्जिस्टिंग टॉप सेलिंग बाइक्स हैं उनके नए वर्जन लॉन्च किए जो काफी हाई प्रीमियम पर है, जिसकी वजह से एक अच्छा एबिटा मार्जिन सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही जो कच्चे माल पे इनकी ओवरऑल लागत है वो घटी है, जिसकी वजह से एबिटा और एबिटा मार्जिन साउंड हो रहे हैं। तो जहां एक तरफ टॉप लाइन और बॉटम लाइन निराश कर सकती है हीरो मोटोकॉर्प पे, मार्जिन फ्रंट पे अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकेगी। राइट, तो दोनों कंपनियों के नतीजों पे कहीं ना कहीं फोकस होगा आज। लेकिन अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज कैसे डिवाइस कर सकते हैं आप? कौन से स्टॉक्स पे इसमें ब्रोकर्स नजर लगाए हुए हैं? सुमित, आप बताएं आज की ट्रेडिंग पिक्स कौन से? शुक्रिया रजत। जो पहला नाम है वो प्रदीप होचंदानी का है। कैडिला में खरीदारी करे चलने की राय दे रहे हैं 448 रुपए के टारगेट्स के लिए। 421 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय दी है। इगाराशी मोटर्स कल का एक आउट परफॉर्मर था, यहां पर भी 665 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे चलने की राय इनकी। 625 एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। मुदित गोयल मानते हैं कि आप सन फार्मा खरीदें 925 रुपए के टारगेट्स के लिए, 890 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वैसे भी सन फार्मा कल एक अच्छी तेजी के साथ था। ग्रेन्यूल्स इंडिया दूसरा नाम दिया इन्होंने 165 रुपए के टारगेट्स के लिए, 150 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया में 154 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। कल के सत्र में भी काफी हलचल देखने को मिली और आज भी कुछ मूव रह सकता है। पुनीत किन्ना मानते हैं कि अजंता फार्मा में खरीदारी की जा सकती है 1650 रुपए के टारगेट्स के लिए। 1530 का एक स्टॉप लॉस यहां पे आप मेंटेन करें। 1571 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है अजंता फार्मा का, करीब 8 रुपए की बढ़त यहां पे भी देखने को मिली। और अमर राजा बैटरीज 1020 रुपए का इसका भाव था पिछले कारोबारी सत्र का। 1055 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 1000 का एक स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन कर सकते हैं। जी, साक्षी से जान लेते हैं आज के ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स। ये कुछ स्टॉक्स हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जहां पर आप नजर रख सकते हैं। साक्षी बताइए कौन से शेयर्स जहां पर ब्रोकर हाउसेस बेट कर रहे हैं? शुक्रिया दीपाली। आज का मेरा पहला शेयर HCL टेक्नोलॉजीज का है। यहाँ पर CLSA ने एक रिपोर्ट जारी की है। बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को हालांकि घटाया, 1200 से घटाकर 1150 कर दिया है। उनका मानना है कि वित्तीय सुधार से निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते हुए नजर आएगा और साथ ही साथ मार्जिन में तेजी का काफी अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक पर क्रेडिट स्विस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 3525 का। उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 16 में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में बढ़त और
साथ ही साथ दामों में, प्राइसेस में बढ़त की वजह से कंपनी को काफी फायदा होते हुए नजर आएगा। पेट्रोनेट एलएनजी पर एक रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की, यहां पर भी बाय रेटिंग को वो बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य दिया है 220 का। उनका मानना है नतीजे जो थे वो अनुमान के अनुसार ही रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स में काफी अच्छी तेजी रही है। FY18 की अगर बात करें, वहां तक ऑपरेटिंग मुनाफा जो है डबल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा यूबीएस ने एक रिपोर्ट जारी की है एसकेएस माइक्रो फाइनेंस पर, यहां पर न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया है। उनका मानना है कि लोन बुक में तेजी से कंपनी को काफी फायदा हुआ है और साथ ही साथ आगे भी FY18 तक देखा जाए तो आय में अनुमान जो है उन्होंने 7% तक बढ़ाया है। आखिरी रिपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से है। भारतीय इन्फ्राटेल पर उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, बाय रेटिंग को यहां पर बरकरार रखा है, लक्ष्य को हालांकि घटाया है 530 से घटाकर, इनफैक्ट बढ़ाया है यहां पर 530 से घटाकर 490 कर दिया है। इसके अलावा डेटा सेगमेंट में अगर देखा जाए तो तेजी से कंपनी में सबसे ज्यादा फायदा यहां पर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। शेयर में 18% तक की बढ़त भी देखने को मिल सकती है आगे जाते हुए। राइट, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये बताने के लिए कि आज रणनीति कैसे बना सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं मार्केट्स पे। लेकिन दीपाली, आज के सुपर 7 स्टॉक्स कौन से होंगे वो बताएं। सुपर 7 स्टॉक्स में पहला स्टॉक जो कि डेफिनेटली आज तेजी दिखा सकता है वो है श्रेय इंफ्रा का। आज खबर काफी इंपॉर्टेंट है और खबर है कि श्रेय इंफ्रा की 18.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है और ये हिस्सेदारी कंपनी एटीसी को बेच सकती है, यानी ओमान और जीआईसी सिंगापुर को एग्जिट रूट कंपनी प्लान कर रही है। खबर अच्छी है, फंड्स आएंगे कंपनी के पास तो डेफिनेट जीआईसी सिंगापुर को एग्जिट रूट दे रही है, पर एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जो स्टॉक में देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि अक्टूबर की शुरुआत से ये स्टॉक काफी तेज रहा है, इंडिकेटिव एक्शन में ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहा है श्रेय इंफ्रा का शेयर। दूसरा स्टॉक जो कि तेज रह सकता है वो डेफिनेटली नेस्ले का होगा, 105 रुपए ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में। और खबर पॉजिटिव है, गुजरात और कर्नाटका में मैगी पर जो बैन लगा हुआ था वो हट चुका है। कंपनी की काफी अग्रेसिव प्लान्स है मैगी को रिलॉन्च करने के लिए और दिवाली कमबैक कंपनी प्लान कर रही है। राजेश एक्सपोर्ट्स अगला शेयर होगा 3.5 रुपए ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में और खबर यह है कि सब्सिडी आरईएल सिंगापुर को लिस्ट कराने का बज है मार्केट में, अपने सब्सिडी आरईएल सिंगापुर को कंपनी लिस्ट करा सकती है। ऑलरेडी इसका रिफ्लेक्शन एक हम देख रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन में। एपटेक आज फास्ट मनी में आज का ईपीएस शेयर है, नजर रखिए, अभी इंडिकेटिव एक्शन में 1.25 रुपए की मजबूती से ट्रेड कर रहा है। एपटेक के बाद रोल्टा, ये संदीप ने स्टॉक का जिक्र किया था फास्ट मनी में, आज का संदीप का ईपीएस शेयर है और एपटेक जो था वो मनीष का ईपीएस शेयर था। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए आज के सेशन में। दूसरी पेट्रो फास्ट मनी में आज का ये एक शेयर था, मनीष ने स्टॉक का जिक्र किया था और कहा था नजर रखकर चले इस शेयर पर, और संदीप ने जिक्र किया था मैकडोवल होल्डिंग्स का, अगेन सुपरहिट शेयर था आज के सेशन में। तो मैकडोवल होल्डिंग्स, दूसरी पेट्रो, रोल्टा, एपटेक, राजेश एक्सपोर्ट्स, नेस्ले और श्रेय इंफ्रा, ये कुछ शेयर्स हैं जो कि आज के सेशन में तेज रह सकते हैं, नजर रखिए इन सभी स्टॉक्स पर। जय संक्षेप में दो स्टॉक्स जिन पर आप बेट करेंगे आज। दीपाली, फर्स्ट स्टॉक रहेगा भारतीय इन्फ्राटेल। मुझे ऐसा लग रहा है कल के ट्रेडिंग स्टॉक में एक अच्छी अपर हाई टॉप हाई बॉटम देखने मिली है, तो 438 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इस लेवल से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 401 402 का एक स्टॉप लॉस रहेगा भारतीय इन्फ्राटेल पे। और दूसरा रहेगा आईआरबी इंफ्रा, जिसमें काफी समय के बाद एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में से एक ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर इन मोमेंटम इंडिकेटर्स। आईआरबी इंफ्रा इमीडिएट बेसिस पर शॉर्ट टर्म में मुझे 280 283 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और ऑन द लोअर साइड 261 का काफी सपोर्ट अच्छा बन चुका है, तो वो एक स्टॉप लॉस रहेगा। मयूरेश, संक्षेप में सीमेंट स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? अल्ट्राटेक के नतीजे आ चुके हैं, एसीसी के आज आने हैं, प्रोजेक्शंस बहुत हाई नहीं है, अभी रणनीति आपकी क्या है? क्लियरली दीपाली जी, आई थिंक आउट ऑफ द पैक एसीसी के नंबर्स काफी वीक होने की उम्मीद है। हमें लगता है आई थिंक वॉल्यूम डिग्रोथ देखने मिलेगी अराउंड 5.2 एमटी। एबिटा मार्जिन में प्रेशर आएगा क्लोज टू 8%। तो क्लियरली आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच फॉर रिजल्ट्स टू कम थ्रू। बट जैसे अल्ट्राटेक के नतीजे आए थे, आई थिंक मार्जिन 17.5% जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री थी, इंडिकेटिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रिकवरी एंड प्राइसिंग रिकवरी। मुझे लगता है आई थिंक अल्ट्राटेक स्टिल रिमेन्स वन ऑफ आवर प्रेफर्ड पिक्स इन द टॉप टियर सीमेंट नेम्स। जी अविनाश, हीरो मोटोकॉर्प पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आज नतीजे हीरो मोटोकॉर्प के भी आने हैं, क्या प्रोजेक्शंस हैं आपकी और क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को? नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर्स ही आने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार का वॉल्यूम डीग्रोथ हमने हीरो मोटोकॉर्प में देखा है और स्पेशली रूरल मार्केट से जिस प्रकार से फॉल आया है, मुझे लग रहा है कि आगे का जो क्वार्टर और उसके बाद का क्वार्टर, क्लियरली 2 क्वार्टर जो होंगे वो भी काफी वीक रखने की संभावना है। तो मुझे लग रहा है कि आज नतीजे आने के बाद आपको थोड़ा और बिकवाली का प्रेशर दिख सकता है।
चलिए मार्केट्स ओपन होने वाले हैं, 1.25 मिनट बचा है और इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, 5 अंक ऊपर 8280 के लेवल पर। सेंसेक्स 37 अंक ऊपर है। मिड कैप्स में शायद खरीदारी रहे आज के सेशन में, जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है इंडिकेटिव एक्शन से। मिड कैप इंडेक्स करीब 43 पॉइंट्स ऊपर फ्रीज हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा। श्रेय इंफ्रा पहला स्टॉक है जो सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है। अभी हमने बात की भी थी सुपर 7 स्टॉक्स में श्रेय इंफ्रा की 6.5% ऊपर 59 के लेवल्स पर है। इसके अलावा द्वारिकेश शुगर 5% ऊपर 56 के लेवल्स पर। एसकेएस माइक्रो अर्निंग्स अच्छे रहे ओवरऑल, उसी की वजह से तेजी दिख रही है एसकेएस माइक्रो में, 5.25% ऊपर 470 के स्तर पर। मोतीलाल ओसवाल 301 के स्तर पर, अगेन 4.25% की मजबूती। रोल्टा इंडिया अभी सुपर 7 स्टॉक्स में जिक्र किया था, रोल्टा इंडिया का 3.5% ऊपर 109 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है शेयर। कुछ और स्टॉक जो कि तेजी दिखा रहे हैं उनमें है शक्ति पंप्स 2.5% ऊपर 153 के लेवल्स पर है। रेप्रो इंडिया 2.5% ऊपर है, ये भी 545 का स्तर देखा जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक के भी नतीजे आए हैं, नतीजों के बाद 2.5% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में ट्रेड कर रहा है 161 के लेवल पर। दूसरी पेट्रो, वीएसटी इंडस्ट्रीज, अल्फा जियो, कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि तेजी दिखा रहे हैं। नजर रहेगी एसीसी, हीरो मोटो, साथ ही साथ बायोकॉन पर। इन सभी कंपनियों के नतीजे आने हैं। नतीजों के लिहाज से आप फोकस कीजिए आज के सेशन में बजाज फाइनेंस पर, बजाज फिनसर्व पर, कंटेनर कॉर्प, बेयर क्रॉप साइंस, कैनफिन होम्स, दीवान हाउसिंग, ये सब कंपनियां भी अपने नतीजे आज जारी करेंगी। जिनका नतीजे आ चुके हैं उनमें डेफिनेटली लाइमलाइट में रहेगा गति, जिसने डिसअपॉइंट किया है। एसकेएस माइक्रो के अर्निंग्स अच्छे रहे हैं, तेजी देखी जा सकती है एसकेएस माइक्रो के शेयर में। साथ ही ब्लू स्टार के भी नतीजे आए हैं जहां पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है। मार्केट्स ओपन हो चुके हैं, 5 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी खुला है 8273 के लेवल पर। रजत जो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद है बिल्कुल वैसे ही होता हुआ नजर आया। इंपॉर्टेंट ये है कि 8250, 8240 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड कर जाएं और बार बार मैं ये कह रहा हूं कि 8330 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है बाजार के पास, देखते हैं उसको निकाल पाते कि नहीं। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर सेंसेक्स की 10 अंकों के ऊपर और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। गेनर्स में अल्ट्राटेक, सीमेंट कल नतीजे आए थे, उसके बाद से हम यहाँ पर निचले स्तरों से कुछ अब रिवर्सल होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 1% के आसपास की तेजी है। ल्यूपेन पॉजिटिव खबर है, एफडीआई मिलने की उसका एक इंपैक्ट है। डॉक्टर रेड्डीज कल के गेन्स को आज भी कंटिन्यू कर रहा है। टीसीएस, एशियन पेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स पे आज एक माइनर तेजी देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स के ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज पॉजिटिव फ्रंट पे ट्रेड्स हो रहे हैं। इनफैक्ट फार्मा काउंटर्स और आईटीएस लग रहा है कि बाजार पे आज फिर से पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। ओएनजीसी कल लेटर हाफ में टूटा, आज भी 1% के आसपास का डेंट है। भारतीय एयरटेल पे आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और यहां पर ये दो स्टॉक्स इस समय ड्रैग कर रहे हैं। मेटल काउंटर्स क्लियर कट अंडर परफॉर्मर है। इंटरनेशनल मार्केट्स में मेटल काउंटर्स में बहुत ज्यादा गिरावट थी। ग्लेनकोर, एंग्लो अमेरिकन जैसे स्टॉक्स में आज यहां पर टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक कल भी टूटा था, आज भी टूटा। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प नतीजों से पहले एक सॉफ्ट स्टोन पे कामकाज कर रहा है, 2600 के लेवल के नीचे आ चुका है। साथ ही साथ बैंकिंग स्टॉक्स, आईडीबीआई बैंक 1.5% की तेजी, फेडरल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ, इनफैक्ट आज ये जो मिड कैप कैटेगरी के बैंकिंग स्टॉक्स हैं यहां पर आधे फीसदी से 1.5% के जो गेन्स हैं वो शुरुआती सत्र में मिल गए, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेडर इंटरेस्ट जो है वो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स पे कुछ पॉजिटिव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज, कर्नाटका बैंक, इन सभी स्टॉक्स में आज मोमेंटम। अब देखते हैं कि लीडरशिप जो है वो एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स, आईसीआईसीआई, एक्सेस ये प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन खबरों वाले शेयर्स, अपोलो हॉस्पिटल में अच्छी तेजी बनी है। श्री इंफ्रा अच्छा स्ट्रेच है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। एमटेक ऑटो आज मुनाफा वसूली क्लियर कट विजिबल है, 46 के लेवल को अब टेस्ट कर रहा है। राजेश एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव फ्रंट पे ट्रेड हो रहा है इसमें। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज माइनर गेन्स इस काउंटर पे मिलते हुए नजर आए। अपोलो हॉस्पिटल्स और राजेश एक्सपोर्ट्स में पकड़ मजबूत हो रही है। इसके अलावा इंडियन होटल्स में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स में एक पुल बैक है। ल्यूपिन ये इंडेक्स में अच्छी तेजी शो कर रहा है। एसकेएस माइक्रो नतीजे काफी बेहतर लगे बाजार को, अब 466 के लेवल पे ओपन आज ट्रेड हो रहे हैं। साथ साथ गॉडफ्रे फिलिप्स 2 दिन की तेजी आज गवा रहा है। इनफैक्ट ऊपरी स्तरों पर ट्रेडर्स मुनाफा वसूली कर रहे हैं। 944 का लेवल, 65 रुपए आज डाउन है। आज का स्टॉक ऑफ द डे जेके टायर, बिल्डअप होना शुरू हुआ है। कल की क्लोजिंग 107 के आसपास थी, लेकिन अब 108, 75, 109 के लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो वैल्यूएशंस जहां पर अट्रैक्टिव हैं और जहां पर रिजल्ट स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है जिन कंपनियों के, बाजार उनको चेस करने की कोशिश करेगा। और ऑब्वियसली ये कंपनी जो है ये इस समय ट्रेडर्स के रडार पर है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं पुल बैक के चांसेस काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। शुरुआत में आईटी शेयर्स, इन्फोसिस अब 11-20 के लेवल पे, कल भी तेज हुआ, आज भी तेज। टीसीएस में आज मोमेंटम स्ट्रांग है। एचसीएल टेक में कल की तेजी, आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली। विप्रो, टेक महिंद्रा आज बायस पॉजिटिव है, यानी अगर एग्रीगेट देखें तो आज भी आईटी काउंटर्स में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। मेटल शेयर्स, सेल फ्लैट, वेदांता में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। भूषण स्टील फ्लैट, हिंडाल्को में प्रॉफिट बुकिंग, टाटा मेटालिक्स में प्रॉफिट बुकिंग। तो मेटल काउंटर्स पे आज दाव लग नहीं रहा है, कल भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। एसीसी
इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के नतीजों से पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पे एक पुल बैक है, अंबुजा, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, यानी कि सीमेंट पैक आज ट्रैक कर रहा है ऊपरी स्तरों पर, यहाँ पर दबाव है और इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन आएगा एसीसी, अंबुजा सीमेंट में, निफ्टी में कंट्रीब्यूशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सीमेंट काउंटर्स की वजह से भी बाजार पर दबाव पड़ेगा। ऑटो शेयर्स एमएनएम में थोड़े से अगेंस्ट नेगेटिव पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फोर्स मोटर्स अच्छा स्ट्रेच, इनफैक्ट अब 3772 के लेवल पे है, कल भी काफी स्ट्रॉन्ग था, 5% के आसपास के रिटर्न, आज भी फोर्स मोटर्स इनफैक्ट ये जो है अनचार्टेड टेरिटरी में काउंटर कामकाज कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स मिलते चले जा रहे हैं। एसएमएल इज्जू में एक पुल बैक है, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स पे आज एक पुल बैक विजिबल है। टाटा मोटर्स कल की गिरावट, आज एक पुल बैक और 380 के लेवल के ऊपर आके कामकाज कर रहा है। फार्मा क्लियर कट विनर्स हैं ये सभी स्टॉक, स्ट्राइड्स, आर्कोलैब, डिविस, वोकहार्ट, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, ल्यूपिन, यानी क्लियर कट फिर से जो तेजी है वो फार्मा स्टॉक्स पे है, इस समय जो दाव लग रहा है वो फार्मा स्टॉक्स पे लग रहा है और स्ट्राइड्स आपको साथ साथ डिविस जैसे स्टॉक्स उसको लीड कर रहे हैं और इसके अलावा वोकहार्ट में भी आज बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली फार्मा काउंटर्स, आईटी, मिड कैप बैंकिंग, ये फ्लेवर है आज बाजार का। बाजार बिल्कुल फ्लैट है, इंडेक्स स्पेसिफिक रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, कंप्लीटली काउंटर स्पेसिफिक मार्केट है और यहाँ पर मूव्स जो है वो बिल्कुल काउंटर स्पेसिफिक देखने को मिल रहे हैं। अविनाश, जिस तरीके की ओपनिंग हुई है आज, इनफैक्ट बाजार बिल्कुल फ्लैट है लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है, फार्मा क्लियर कट लीडर है आज का, तो क्या माने, क्या डिफेंसिव हो गया बाजार इस समय? फार्मा, आईटी, इन काउंटर्स को चेस करना चाहिए? आई थिंक मेरे को लगता है कि फार्मा में डेफिनेटली जिस प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ इस क्वार्टर सीजन में आएगी, रजत, मुझे लग रहा है कि लुपिन या सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी की जा सकती है। और क्लियरली इंडेक्स की बात करें तो क्लियरली मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का कल भी हमने मूवमेंट देखा था कि रिलायंस के बढ़ने के बाद भी इंडेक्स में कोई ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिली थी, क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही ज्यादातर देखने को मिलेगा क्योंकि अर्निंग सीजन के हिसाब से मेरे ख्याल से यही एक स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स एडॉप्ट करेंगे। तो मोरलेस इंडेक्स एक रेंज में रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो यहां पे थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देख सकती है। जी, एक बार पूरे शुगर पैक को देख लेते हैं क्योंकि काफी समय से ये पूरा ही सेक्टर काफी हलचल में है, अच्छी तेजी, अच्छे स्विंग्स धामपुर शुगर, रेणुका शुगर जैसे स्टॉक्स ने दिए हैं। आज किस तरह का मोमेंटम उसको देख लेते हैं। तेज आज पूरा स्पेस, रेणुका शुगर फ्लैट भले ही है लेकिन बलरामपुर चीनी 1 रुपये ऊपर है, बजाज हिंदुस्तान में भी 15 पैसे की बढ़त देखी जा रही है, धामपुर शुगर 30 पैसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही मवाना शुगर, द्वारिकेश शुगर और शुगर में भी मजबूती आज के सेशन में बनी हुई है। मयूरेश, अभी पूरे शुगर सेक्टर पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? बीते 10-15 सेशंस में बहुत शानदार तेजी हम ज्यादातर स्टॉक्स में देख चुके हैं। बीते 2 महीने में जो चीनी की कीमतें हैं वो 20% बढ़ी हैं और अब अनुमान यही लगाया जा रहा है, बस यही है कि वीक मॉनसून की वजह से जो प्रोडक्शन हैम्पर हुई है तो उत्पादन में कमी रह सकती है और जो कीमतें हैं वो फर्दर रेज हो सकती है और इन्हीं होप्स में इन स्टॉक्स में हमने काफी स्ट्रेच आते हुए देखा है। लेकिन अप्रोच अभी रखनी क्या चाहिए धामपुर शुगर, रेणुका शुगर जैसे स्टॉक में जो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग मूव, काफी अपसाइड दिखा चुके हैं हाल ही में? सो क्लियरली आई थिंक दीपाली जी, अगर हम देखेंगे तो आई थिंक जो शुगर स्टॉक्स हैं आई थिंक मोर और लेस आर गवर्नड इन अ कमोडिटी साइकिल और कमोडिटी साइकिल की जैसे हम प्राइसिंग देख रहे थे, 25 रुपये हो गया था एंड शुगर प्राइसिंग, दैट कैन इवन इंक्रीज फर्दर बिकॉज ऑफ ड्रॉट रिलेटेड इशूज। लेकिन आप लार्जर पिक्चर देखिए, अगर हम इसमा के एस्टिमेट्स भी देखते हैं, क्लोज टू 25.5 मिलियन टन आसपास प्रोडक्शन दिस ईयर, 24.5 मिलियन टन ऑफ डिमांड, और अगर हम कैरी ओवर इन्वेंट्री देखते हैं 8 to 10 बिलियन टन एंड रिड्यूस दैट 4 मिलियन टन ऑफ मैंडेटरी एक्सपोर्ट्स, यू आर still left with a reasonable amount of sugar inventories in the system. 2 साल का ऑन ऑफ साइकिल रहता है शुगर इंडस्ट्री के लिए और ये साल probably had to be a cycle where the sugar industry fortunes had to turn. But मेरे हिसाब से I think cash flows are still weak. अगर हम डेट देखते हैं, बैलेंस शीट्स देखते हैं, they still under repair, cash flows improve होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो सेंटिमेंटल पुल बैक अभी भी रह सकता है बट फंडामेंटल इंप्रूवमेंट मुझे नहीं लगता कोई भी सेक्टर में या शुगर सेक्टर में कोई भी स्टॉक के पास है। चलिए जय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अप्रोच बताने के लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन मयूरेश, मैं आप ही के पास आता हूँ और थोड़ा वो जो एविएशन स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में हलचल है वही मुद्दा मैं दोबारा से उठाना चाहूंगा। जेट एयरवेज आज माइनर प्रॉफिट बुकिंग है, बिल्कुल फ्लैट कारोबार हो रहा है, इतनी ज्यादा गिरावट है नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रेच ऑलरेडी देख चुके हैं। स्पाइस जेट ये भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में काफी एक्टिव हुआ, 3.5% आज तेज है लेकिन कल अपर फ्रीज पे खड़ा था। इनफैक्ट इंडिगो को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न्स हो गए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या वैल्यूएशन सपोर्टिव है? क्योंकि आईपीओ साइज इनफैक्ट 3000 करोड़ के आसपास का, और जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि डिविडेंड पे आउट बहुत ज्यादा कंपनी ने किया, उस पैसे को यूज किया जा सकता था कहीं ना कहीं डेट रिडक्शन के लिए, वो वैसा नहीं किया कंपनी ने। तो अभी कैसे देख रहे हैं और क्या लगता है कि पैसा लगाना चाहिए इंडिगो के आईपीओ पे?
सो क्लियरली आई थिंक हमने अभी तक नोट फॉर्म अप नहीं की है, लेकिन जितने मैंने नंबर्स देखे हैं प्रॉब्ली आई थिंक दीज कंसर्न्स आर गेटिंग फ्लैग्ड ऑफ। जो डेट लेवल्स हैं कंपनी के, डिविडेंड पे आउट जो काफी आया है, नेगेटिव नेटवर्थ जो है कंपनी की, इवन इफ द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल फॉर द लास्ट 7 years। तो मुझे लगता है आई थिंक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली अगर हम देखते हैं तो फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री ओवरऑल एटीएफ प्राइसेस कम होने की वजह से विच कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ द इनपुट कॉस्ट, Q2 Q3 के नतीजे अच्छे हो सकते हैं। फ्रॉम दिस क्वार्टर्स पर्सपेक्टिव लोड फैक्टर्स इंप्रूव होते हैं क्योंकि आई थिंक हॉलिडे सीजन होता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ पीपल कमिंग इनटू द कंट्री एंड पीपल प्रॉब्ली हैविंग एक्सकर्शंस आउटसाइड। तो मुझे लगता है आई थिंक सपोर्टिव फैक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट अ क्वार्टर्स अर्निंग्स फॉर दीज कंपनीज। क्या फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स हैं? आई थिंक अभी भी आई थिंक लार्ज कंपनीज आर हैविंग नेगेटिव नेटवर्थ। EBIT अगर हम देखते हैं तो आई थिंक इट्स क्वाइट हाई, बैलेंस शीट्स काफी लेवरेज्ड है, जिसका मतलब यही होता है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट विल स्टिल रिमेन हाई एंड कैश फ्लोज विल नॉट कम थ्रू। तो आई थिंक इंडिगो के कंसर्न्स जो फ्लैग ऑफ है वो रहेंगे सिस्टम में, और जो स्ट्रक्चरल कंसर्न्स एयरलाइन इंडस्ट्री को इवन दैट विल कंटिन्यू अलॉन्ग विद कंपटीशन प्रेशर्स। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग मोमेंटम बना रह सकता है अगेन फॉर दी स्टॉक्स, बट अगेन फंडामेंटली आई थिंक आई स्टे अवे। इस बीच आप देखिए शांघी इंडस्ट्रीज को 9% ऊपर ट्रेड कर रहा है 67 के लेवल्स पर, दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज कर रहा है। रोल्टा इंडिया आप 5.5% ऊपर हो गया है, 110 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। IDFC 5% ऊपर 6290 के लेवल्स पर है, और VST टीलर्स में भी खरीदारी दिख रही है, ऑलमोस्ट 5% के स्विंग के साथ 1473 के स्तर पर कामकाज कर रहा है। एक बार श्रेय इंफ्रा को भी देख लेते हैं, उस पर फिर अविनाश के कमेंट्स भी लेंगे। अभी किस तरह की शुरुआत हुई है? श्रेय इंफ्रा ओपनिंग स्ट्रांग हुई थी, लेकिन अब 2.5% ऊपर महज ट्रेड कर रहा है, अपने ओपनिंग हाई से थोड़ा नीचे आया है। अविनाश, आपकी अप्रोच श्रेय इंफ्रा पर क्या है? 18.5% कंपनी स्टेक बेच रही है ATC को, हालांकि कंपनी को इसमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ओमान और GIC सिंगापुर को कंपनी एग्जिट रूट दे रही है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इस महीने की शुरुआत से, अक्टूबर की शुरुआत से ये स्टॉक काफी अच्छा मूव दे चुका है। अभी अप्रोच आपकी क्या है श्रेय इंफ्रा पर? आई थिंक दीपाली डेफिनेटली ये न्यूज फ्लो पॉजिटिव है। हालांकि कंपनी के बैलेंस शीट में पैसा नहीं आएगा, PE इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलेगा और नए इन्वेस्टर्स कंपनी में आएंगे, लेकिन क्लियरली अगर हम लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो इस कंपनी का जो ट्रिगर था तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए, और मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स की बात करें तो क्लियरली हमें लग रहा है कि सेकंड हाफ में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में डेफिनेटली SREI एक काफी बड़ा प्लेयर है, तो ओवरऑल डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में मोमेंटम रह सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट्स अर्निंग्स के लिए काफी अच्छी तरह से वॉच करेगी। जहां पे अगर ट्रैक्शन अच्छा आता है तो स्टॉक में और रेटिंग आ सकती है, अदरवाइज स्टॉक मेरे ख्याल से करीबन यही लेवल पे आगे कंसोलिडेट हो जाएगा। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स देख लेते हैं। एक बार फिर से स्पाइसजेट को देखना होगा कि ये शेयर जो है ये इस समय ट्रेडर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। स्पाइसजेट में 6.5% की रफ्तार पकड़ चुका है फिर से, और कल के गेंस को और कंटिन्यू करता हुआ नजर आया है। जेट में इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं है, लेकिन स्पाइसजेट कहीं ना कहीं 50 के लेवल को क्रॉस कर गया, और हैरानी होती है यहाँ पर 21-22 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था दिवाली पिछले महीने, और अब कहीं ना कहीं 50 के लेवल पे, और अब भी मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा IT स्टॉक्स में रोल्टा एक और स्टॉक है जो इस समय रेडार पर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग टर्म एवरेजेस को टकरा रहा है, तो कहीं ना कहीं 111-112 के लेवल बहुत क्रूशियल है इस स्टॉक के लिए। मयूरेश, इनफैक्ट IT काउंटर्स इन्फोसिस TCS माइनर गेन शो कर रहे हैं, आज इंडेक्स को आज सपोर्ट कर रहे हैं दोनों स्टॉक्स। इन्फोसिस ने तो कल भी अच्छा सपोर्ट किया था, TCS आज लगभग 17 रुपए के आसपास की तेजी शो कर रहा है। रोल्टा मिड कैप कैटेगरी से 111 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। इस स्पेस में कोई अट्रैक्टिव प्ले जो आपके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सके सर? सूरज जी, आई थिंक टॉप पिक्स रहेंगे हमारे इन्फोसिस और TCS टॉप टियर नेम्स में से। थोड़ी गाइडेंस में दिक्कतें जरूर थी व्हेन इट कम्स टू इन्फोसिस एंड TCS बोथ इन टर्म्स ऑफ हेडविंड्स Q3 Q4 के लिए जो ट्रेडिशनल वीक क्वार्टर्स रहते हैं, लेकिन TCS की अगर हम अच्छी बात देखें रिजल्ट्स की तो 30% का ऑर्डर बुक इज हायर देन दी बेस्ट ऑर्डर बुक। इन्फोसिस का प्रॉबली आई थिंक करेंसी ग्रोथ और डॉलर टर्म बोथ इन दिस क्वार्टर वाज वन ऑफ द बेस्ट। तो मुझे लगता है आई थिंक क्लाइंट माइनिंग एक्टिविटी जैसे चल रही है, यूटिलाइजेशन लेवल जैसे इंप्रूव हो रहे हैं, आई थिंक बोथ दी स्टॉक्स आर इन द स्वीट स्पॉट। अंडर परफॉर्म कर सकते हैं अगले 2 क्वार्टर, शायद कर सकते हैं, लेकिन 4 से 6 क्वार्टर के व्यू के हिसाब से कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कैन बी स्टुपेंडस। तो मुझे लगता है इन्फोसिस TCS रिमेन आवर टॉप पिक्स। जी, इसके अलावा एक बार LIC हाउसिंग या फिर पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को देख लेते हैं। आज कैनफिन होम्स दीवान हाउसिंग के नतीजे आने हैं। LIC हाउसिंग कल कमजोर हुआ था, लेकिन आज 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल हालांकि कमजोर होने की वजह भी थी क्योंकि मॉर्गन स्टैनले ने जो रेटिंग थी उसको कम किया था और ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट की थी। लेकिन अविनाश, आपके अप्रोच अभी पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पर क्या है? LIC हाउसिंग के नंबर्स डिसेंट रहे थे, नतीजे आने के बाद हमने इसमें खरीदारी भी इमर्ज होती हुई देखी थी। कल मॉर्गन स्टैनले की रेटिंग डाउनग्रेड के बाद थोड़ा मूड जरूर खराब हुआ था, लेकिन वापस पिकअप किया है शेयर ने।
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छे रिटर्न डिलीवर किए हैं इसने अब तक। ग्रुप फाइनेंस के नतीजे ऑलरेडी कल आ चुके हैं। तो अभी अप्रोच पूरे हाउसिंग फाइनेंस पैक पर आपकी क्या है? वैल्यूएशंस के लिहाज से, अच्छे रिटर्न्स के लिहाज से आप किस स्टॉक पर बेट कर रहे हैं? आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर हम हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो अभी भी ग्रोथ जो ऑलरेडी आ चुका है वो काफी अट्रैक्टिव है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो नंबर्स आए थे, नॉट ओनली लोन बुक बट एसेट क्वालिटी भी अगर हम देखें तो काफी बेहतरीन Q2 में इन्होंने रिकॉर्ड किया है। मुझे लग रहा है कि फ्रंट लाइन में LIC हाउसिंग फाइनेंस और क्लियरली अगर हम छोटे कंपनीज की बात करें तो दीवान हाउसिंग, हमें लग रहा है दोनों ही स्टॉक्स अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर दीवान हाउसिंग की बात करें तो ज्यादातर टायर 2 और टायर 3 मार्केट से ग्रोथ आने वाला है, यहां से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर अभी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियरली थोड़ा सा टाइम विंडो लंबा होना चाहिए और यहां पे क्लियरली दीवान हाउसिंग और क्लियरली जो बड़े स्टॉक्स है जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहां पे डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। राइट, साथ ही साथ मेटल काउंटर्स आज फ्लेवर में नहीं है। ऊपरी स्तर पर क्लियर कट मुनाफा वसूली है टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में। लेकिन मयूरेश, क्या पार्टी खत्म समझे हम? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे भी जिस तरीके से कल चाइना के GDP नंबर्स रिपोर्ट हुए थे 6.9% के, उन्होंने एक डेंट मारा है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ऐसे स्टॉक्स थे जो अपने लोअर लेवल्स पे बंद होते हुए नजर आए। अभी मेटल काउंटर्स को लेकर अप्रोच क्या है आपकी? सो क्लियरली आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं अनसर्टेनिटी विल कंटिन्यू चाइनीज डेटा को लेके, और जैसे चाइनीज डेटा आता है बाहर, सप्लाई डिमांड डायनामिक्स चेंज होते हैं, कमोडिटी इज डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ डाउन साइकिल, और दोनों काउंट्स पे आई थिंक मार पड़ रही है। रियलाइजेशन अगर हम देखें LME पे, दे आर एट लो लेवल्स, प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो रहे हैं, और प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होने का कारण यही है क्योंकि आई थिंक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग दीज मेटल्स आर मच हायर, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रनिंग फैक्ट्रीज आर probably at a very low level, but I think the markets are probably ignoring the fact at this point of time. तो मुझे लगता है I think input cost की जो price correction हमने देखी है, that might not offset the kind of fall in realization that one probably has. Domestic iron ore जो higher level पे लिया गया था, I think that high iron ore inventory will also have a dent on margin. So I think demand recovery will be very slow and tepid, realizations will be weak, और I think margins पे भी दबाव आ सकता है and the bottom line as well. I think at least a couple of quarters we are not seeing any cyclical recovery happening on metal stock. तो तब तक probably I think trading moves रहेंगे, but I think fundamentally I think we'll stay away from these counters. जी अविनाश, बीते सेशंस में एक और बात गौर करने वाली है कि स्पेशली ऐसी कंपनीज जिन पर भारी कर्ज है उन स्टॉक्स में अच्छा हमने मूव आते हुए देखा है, स्पेशली RBI पॉलिसी के बाद। यानी 29 सितंबर को RBI पॉलिसी थी और उसके बाद आप देखिए लैंको इंफ्रा को, वेदांता को, यूनिटेक को, DLF को, रेणुका शुगर्स को, होटल लीला को, लिस्ट लंबी है। लेकिन इन हाई डेट कंपनीज में हमने काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग लोअर लेवल से इमर्ज होते हुए देखा है। ऑलमोस्ट कम से कम 25% तो ये स्टॉक्स चले ही हैं। अभी अप्रोच इन कंपनीज में से पर आपकी क्या है? कोई स्टॉक आप पिक करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि हाँ अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए कंपनी काफी कोशिश कर रही है, या फिर वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं और अच्छा मूव गोइंग फॉरवर्ड दे सकती हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक जो भी कंपनीज आपने मेंशन की, क्लियरली मुझे लग रहा है कि डेट की जो पोजीशन है इन कंपनीज की बैलेंस शीट पे काफी तगड़ी है। मेरे ख्याल से क्लियरली रियल एस्टेट प्लेयर्स में अगर हम DLF की बात करें तो DLF ने क्लियरली एक कमिटमेंट किया है कि वो अपना डेट बैलेंस शीट पे काफी कम करेंगे, और क्लियरली अगर इंटरेस्ट रेट कट भी आता है तो इस कंपनी को काफी फायदा होगा। तो मुझे लग रहा है कि DLF जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल चलाता है और जिस प्रकार की डेट है, अगर ये सही में अगर 21,000 करोड़ से काफी कम होती है तो क्लियरली DLF को आगे का जो क्वार्टर्स रहेंगे कम से कम FY16 के बाद ही इसका जो भी इंपैक्ट होगा वो देखने को मिलेगा। रही बात लैंको इंफ्रा, होटल लीला या टिपिकली जो भी हाई लिवरेज कंपनीज है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कोई बड़ी अर्निंग्स अपसाइड आएगी। तो आई वुड प्रेफर टू पुट माई बेट्स ऑन DLF क्लियरली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े निवेशक और काफी बड़ा प्लेयर रियल एस्टेट में है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर डेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होती है, तो DLF में डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। दो स्टॉक्स जो बहुत एक्टिव हैं आज, उसमें एक तो IDBI बैंक शामिल है। IDBI बैंक में एफनो में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत स्ट्रांगली तेजी यहाँ पर IDBI बैंक में बनती हुई नजर है, और साथ साथ IDFC में मूव काफी स्ट्रांग आज के सत्र में बनता हुआ नजर आ रहा है। जी अविनाश, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। मिस्टर जिगर शाह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर शाह, गुड मॉर्निंग। अभी अप्रोच मार्केट्स को लेकर आपकी क्या? स्लोली एंड ग्रेजुअली हम 8275 तक तो पहुंच चुके हैं, उसी के आसपास ट्रेड करें 8263 के लेवल्स पर, लेकिन इस बार के मोमेंटम
में इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफआईज की ओर से पार्टिसिपेशन आ रहा है। बीते कई सेशन से एफआईज खरीदारी कर रहे हैं। इस स्ट्रेंथ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हम चले, इस पर कितना भरोसा है आपको और नियर टर्म में ट्रेंड कैसा दिख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में इंडियन मार्केट जो है वो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई अर्निंग कैटलिस्ट दिखाई नहीं दे रहा है और इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होने के बावजूद कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी भी काफी सबड्यूड है और इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा री रेटिंग होने मुश्किल है। प्लस जो इवेंट रिस्क है हमारे सामने, जो कि बिहार इलेक्शन का इवेंट रिस्क है, जो कि एक माइनर रिस्क है, लेकिन डेफिनेटली वो बात जरूर है कि उससे मार्केट का मूड खराब हो सकता है अगर नतीजा सही नहीं आए। और चाइना का जो डेटा है वो अभी भी खराब आ रहा है और यूएस का फेड का डिसीजन भी हैंगिंग है। तो ये सब चीजों को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी बढ़ चुका है नीचे के स्तर से और अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन आए ऐसा जरूरी लग रहा है। जी चलिए मिस्टर शाह बने रहिए हमारे साथ। मयूरेश, आपका शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। लेकिन आज सीधे रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का मालामाल डेली।